हाय फ्रेंड्स, यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज लेकर आया हूँ 50 टेक्निकल क्वेश्चन की सीरीज। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा और आशा है कि ये वीडियो आपको निश्चित रूप से ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों, किसी भी टेक्निकल के एग्ज़ाम में इस सीरीज से आपके पेपर में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन निश्चित रूप से ही फंसेंगे जाके। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हमारे इस क्वेश्चन की सीरीज को देखने के लिए। चैनल को बीच में मत छोड़िएगा दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए क्योंकि वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझाया गया है और प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही सटीक ढंग से चुनिंदा सेटों में से चुना गया है और लिया गया है। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट किया जाता है। यहाँ देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कार्बन परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शाए गए हैं, क्योंकि दोस्तों जो कार्बन होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। तो यहाँ पर जैसे अगर नाभिक में देखा जाए तो नाभिक के बाहर पहली कक्षा में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके बाद बाहरी कक्षा में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से यहाँ पर बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो जो कार्बन होता है दोस्तों, वो एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का अर्धचालक भी है। तो फ्रेंड्स, याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? 1/1840 होता है दोस्तों। अच्छे कंडक्टरों में चालकता को उच्च रखा जाता है या चालकता उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ओम का कानून लागू नहीं होता है। तो दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब पर कौन सी ट्यूब? वैक्यूम ट्यूब होती है, वैक्यूम ट्यूब पर और अर्धचालकों पर ओम का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ फ्रेंड्स दिया गया है, स्टेटर पर वार्निश के अलावा किसका लेप लगाया जा सकता है? तो दोस्तों, याद रखना, स्टेटर पर वार्निश के अलावा ऑक्साइड का, किसका? ऑक्साइड का लेप भी लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ढलवां लोहे की अपेक्षा इस्पात की चुंबकशीलता होती है। तो याद रखना, ढलवां लोहे की अपेक्षा इस्पात जो होता है उसकी चुंबकशीलता, यहाँ पर ये रॉन्ग आंसर दिया गया है, यहाँ पर होती है अधिक। कितनी होती है? अधिक। ढलवां लोहे की अपेक्षा इस्पात की चुंबकशीलता जो होती है वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि यदि स्क्वायर वेव का समाकलन करें तो हमें कौन सी तरंग प्राप्त होगी? तो फ्रेंड्स, याद रखना, यदि स्क्वायर वेव का समाकलन किया जाएगा तो हम लोगों को प्राप्त होगी कौन सी? ट्रायंगुलर वेव। स्क्वायर वेव जो होती है फ्रेंड्स, स्क्वायर वेव में जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये स्क्वायर वेव बनी हुई है, फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर वेव मान कर चलिए कि ये स्क्वायर वेव बनी हुई है। इस स्क्वायर वेव का आरएमएस मान और पीक मान दोनों के दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होते हैं। हमारे कहने का मतलब है केपी और फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर ये दोनों इक्वल होते हैं और इनका वैल्यू 1 होता है। यदि इनके स्थान पर जैसे कि कहा जाए कि जो आपका आरएमएस मान होता है धारा या वोल्टता का, कौन सा? आरएमएस मान होता है, आरएमएस मान ये इक्वल होता है किसके? मैक्सिमम मान के, और ये इक्वल होता है आपका एवरेज वैल्यू के। ठीक है, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ये वर्गाकार तरंग में एक समान होते हैं। इसी कारण से यहाँ पर केपी का और केएफ का वैल्यू एक समान हो जाता है और इसका वैल्यू होता है इकाई। तो दोस्तों, याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसी क्वेश्चन में और देख सकते हैं आप, जो यहाँ पर जैसे ये वर्गाकार तरंग है तो ये वर्गाकार तरंग जो है अगर इसका समाकलन किया जाता है तो ये त्रिकोणीय वेव में इस प्रकार से बट जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है, स्लिप रिंग और ब्रूस बियरिंग। जो ब्रूस बियरिंग होता है और स्लिप रिंग होती है, ये किसके बने होते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना, ये फास्फोर ब्रांच के बने होते हैं। जो कांसा होता है, जो कॉपर होता है, उसमें फास्फोरस मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये फास्फोरस कांसा मतलब मिक्स, ये फास्फोर ब्रांच कहलाता है। फास्फोर ब्रांच के बने होते हैं जो स्लिप रिंग है और बुश बियरिंग है। तो दोस्तों याद रखना, बुश बियरिंग और स्लिप रिंग ये दोनों के दोनों फास्फोर ब्रांच के बनाए जाते हैं। इसके अलावा बाल कमानी, कौन सी? बाल कमानी, जो हेयर स्प्रिंग इसको कहा जाता है बाल कमानी, जो ए मीटर या फिर वोल्ट मीटर में, ठीक है, ए मीटर या वोल्ट मीटर में जो आपका इंडिकेटर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, इसको बाल कमानी कहते हैं। ये बाल कमानी भी फास्फोर ब्रांच से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के सिद्धांत पर कौन सी मशीन कार्य करती है? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के सिद्धांत पर अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर कार्य करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डीसी मशीन में कुंडलन उपयोग की जाती है। तो याद रखना, डीसी मशीन में बंद कुंडलन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डीसी और एसी कब आपस में बराबर होते हैं? तो ये औसत मूल्य पर दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं। जो औसत मूल्य होता है एसी का, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वोल्टेज में ले रहे हैं, ठीक है, VAB इक्वल टू 0.637 I मैक्सिमम। करंट का हम मैक्सिमम वैल्यू अगर रख दें तो इसी में 0.637 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका औसत मान प्राप्त हो जाता है। जो औसत मान होता है यही आपका डीसी के इक्वल होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अधिकतम दक्षता की स्थिति में लोहे का नुकसान बराबर तांबे का नुकसान किस मशीन में होता है? तो फ्रेंड्स आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि यहाँ पर लिखा रहता है आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। ये कंडीशन जो है मैक्सिमम इफिशियंसी की कंडीशन में, ये ट्रांसफार्मर में कंडीशन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ फ्रेंड्स दिया गया है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी लहर, मतलब यहाँ पर तरंग की बात कर रहे हैं। तो डीसी जनरेटर जो होता है इसके अंदर आर्मेचर में, जो डीसी जनरेटर होता है इसके आर्मेचर में ट्रेंगुलर वेव या त्रिभुजाकार तरंग उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स इस तरंग को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है, अंडा प्रकार का आवृत्ति रिले किसमें उपयोग किया जाता है? तो अल्टरनेटर की प्रोटेक्शन के लिए, रक्षण के लिए जो है एक टाइप फ्रीक्वेंसी रिले उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 15, 30 किलोमीटर तक की ट्रांसमिशन लाइन में प्रोटेक्शन के लिए किस रिले का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, पायलट रिले होता है स्कीम या पायलट रिले अरेंजमेंट व्यवस्था होती है, इसका उपयोग किया जाता है 30 किलोमीटर से कम की लाइनों के लिए। आपको और बताते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा SRMILOM, इससे हम लोग याद रख सकते हैं शॉर्ट लाइन में रिएक्टेंस रिले लगाते हैं जिसको हम प्रतिघात कहते हैं, ठीक है, प्रतिघात रिले कहते हैं शॉर्ट लाइन में। मीडियम लाइन में इंपीडेंस रिले कहते हैं, इसको Z से प्रदर्शित करते हैं, इंपीडेंस रिले या प्रतिबाधा रिले कहा जाता है इसको। और ये लॉन्ग लाइन में फ्रेंड्स लगाते हैं, कौन सा? M बना हुआ है, MHO मोहो रिले का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, यह केंडो सिस्टम का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो केंडो प्रणाली का इस्तेमाल दोस्तों ट्राम्बे में जो विद्युत रेल होती है उसको चलाने के लिए एक वायर ले जाया जाता है फेज का, ये केंडो सिस्टम होता है। केंडो सिस्टम में 3 फेज की सप्लाई जो है वो किसमें? सिंगल फेज में रूपांतरित हो जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, केंडो सिस्टम रूपांतरित करता है 3 फेज की सप्लाई को 1 फेज की सप्लाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18, टीटी कनेक्शन रूपांतरित करता है। जो ट्रांसफार्मर का टीटी संयोजन होता है ये 3 फेज से 2 फेज की सप्लाई में अथवा 2 फेज से 3 फेज की सप्लाई में रूपांतरित करता है। इसमें फ्रेंड्स 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर उपयोग होते हैं, एक होता है मेन ट्रांसफार्मर और एक होता है टीजर ट्रांसफार्मर। जो मेन ट्रांसफार्मर होता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो के होता है इसका वैल्यू होता है 1:1, 1:1। जो टीजर ट्रांसफार्मर होता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है फ्रेंड्स ये के इक्वल टू होता है 0.866:1। तो याद रखना, टीजर ट्रांसफार्मर का रूपांतरित अनुपात हमेशा जो है के का मान जो होता है 0.86 होता है। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि जो के होता है के इक्वल टू होता है 0.86/1।
ये होता है K का मान किसमें, टीजेड ट्रांसफार्मर में। तो जो मुख्य ट्रांसफार्मर होता है उसमें कितने परसेंट पर टैपिंग की जाती है, तो दोस्तों याद रखना 50% पर मुख्य ट्रांसफार्मर में टैपिंग करके टीजेड ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। और टीजेड ट्रांसफार्मर में अगर टैपिंग पूछा जाएगा टीजेड ट्रांसफार्मर में कितने परसेंट पर टैपिंग होता है, तो दोस्तों 86.6% पर इस ट्रांसफार्मर में टैपिंग किया जाता है, टीजेड ट्रांसफार्मर। ठीक है, इससे टीटी संयोजन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है एसी ट्रांसफार्मर सिस्टम के लिए जो सप्लाई इस्तेमाल की जाती है, ये सप्लाई कितनी होती है, 25 kV और 50 Hz की आवृत्ति उपयोग में लाई जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 20 नंबर है, 132 kV की दोहरी ट्रांसमिशन लाइन में आमतौर पर चालक होते हैं। तो दोस्तों इसको मैं बना कर डिजाइन करके दिखा रहा, जैसे मान करके चलिए यहाँ पर एक ये टावर बनाया गया, इसके ये क्रॉस आर्म हो गए, दोहरी लाइन की बात कर रहा, ये इसके क्रॉस आर्म हो गए 1 2 3, 3 चालक इधर हो गए और 1 2 3, 3 चालक इधर हो गए। तो दोस्तों ये 3 और 3 ये 6 तो आपके फेज हो गए। इसके बाद एक यहाँ चालक रहता है जिसको हम अर्थ कहते हैं, ये भी इसी में जोड़ लीजिए क्योंकि ये भी एक प्रकार का चालक ही है। तो कुल मिला के चालकों की संख्या 7 होती है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, 132 kV की दोहरी ट्रांसमिशन लाइन में आमतौर पर कितने चालक होते हैं, तो फ्रेंड्स 7 कंडक्टर यहाँ उपयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दिया गया है, सीपीडब्ल्यूडी के अवसर प्लेट पर के अनुसार लिखा है। तो सीपीडब्ल्यूडी के अनुसार, फ्रेंड्स ये रॉन्ग लिख दिया, सीपीडब्ल्यूडी के अनुसार प्लेट अर्थ इलेक्ट्रोड का सामान्य क्षेत्र कितना होता है, तो प्लेट अर्थ इलेक्ट्रोड का सामान्य क्षेत्र यहाँ पूछा, तो जो प्लेट यहाँ पर उपयोग में लाई जाती है तो सीपीडब्ल्यूडी के अनुसार फ्रेंड्स यहाँ पर 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर की प्लेट उपयोग में लाई जाती है। अगर इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स ये 3600 आ जाएगा। यही यहाँ पर पूछ रहा है, जो सीपीडब्ल्यूडी के अनुसार जो अर्थ प्लेट होती है इस इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फ्रेंड्स सीपीडब्ल्यूडी के अनुसार जो अर्थ प्लेट होती है जो इसका साइज रखा जाता है 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3 mm। इसके पहले ये जो मोटाई थी ये 3.15 mm थी। तो फ्रेंड्स ये लास्ट वाला जो 0.15 है, ये लास्ट वाला जो संख्या थी, ये संख्या सीपीडब्ल्यूडी 2013 के अनुसार इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ फ्रेंड्स, सीपीडब्ल्यूडी के अनुसार पाइप इलेक्ट्रोड का अर्ध व्यास क्या होता है, तो फ्रेंड्स पाइप जो इलेक्ट्रोड होता है सीपीडब्ल्यूडी के अनुसार जो पाइप इलेक्ट्रोड जो अर्थिंग उपयोग में लाया जाता था, यहाँ पर इसका जो व्यास रखा गया था ये पहले 38 था, अब वर्तमान में दोस्तों इसका जो साइज हो गया है पाइप का ये 38 के स्थान पर 40 कर दिया गया है। अगर इसका ये व्यास 40 है तो इसका अर्ध व्यास क्या होगा, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अर्ध व्यास जो होता है R = होता है D/2। इससे हम लोग निकाल सकते हैं 20/2 आपका आंसर, 40/2 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अर्ध व्यास जो होता है R = होता है D/2। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसका जो व्यास होता है 40/2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 20 mm। तो दोस्तों जो अर्थ पाइप लिया जाता है इसका अर्थ व्यास जो होता है, अर्ध व्यास, या हम कह सकते हैं कि इसकी त्रिज्या जो होती है ये 20 mm होती है। तो फ्रेंड्स अगर इसकी त्रिज्या 20 mm होती है या फिर व्यास 40 mm होता है तो इसकी लंबाई सीपीडब्ल्यूडी के अनुसार कितनी रखी गई है, तो दोस्तों ये जो पाइप होता है ये छिद्रित पाइप होना चाहिए, 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसमें ये साइड वाले होल होते हैं और 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये इस होल के ये 90 डिग्री के अंतराल पर किया जाता है, ये 90 डिग्री के अंतराल पर होल रखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक होल से दूसरे होल के बीच की दूरी 15 mm रखी जाती है, 15 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है इसमें एक होल से दूसरे होल के बीच की। अब बात आती है कि इस पाइप की लंबाई कितनी होती है, तो दोस्तों अर्थ इलेक्ट्रोड जो है जोड़ रहित और बिगर पेंट के उपयोग में लाया जाता है, परंतु इसकी लंबाई वर्तमान में 4 मीटर कर दी गई है, परंतु पहले इसकी 2013 से पहले इस पाइप की लंबाई जो है वो 2.5 मीटर थी। फ्रेंड्स इस बात को याद रखना, ये नया पॉइंट है, कुछ नए परिवर्तन हुए हैं नियम में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सीपीडब्ल्यूडी में जीआई पाइप, जी मैं लिख दिया यहाँ पर
GI पाइप है। GI पाइप अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ फिटिंग सामग्री होती है। तो फ्रेंड्स जो भी फिटिंग सामग्री होती है, या फिर कॉपर का प्लेट अर्थिंग हो या फिर GI का पाइप अर्थिंग हो, इसमें जो फिटिंग सामग्री होती है ये समान धातु की बनाई जाती है। अगर पूरा का पूरा सिस्टम आपने कॉपर का लगाया है तो पूरी की पूरी सामग्री भी यहाँ पर कॉपर की ही उपयोग में लाई जाएगी। अगर पूरा सिस्टम आपने GI का लगाया है तो फिटिंग सामग्री भी आपकी GI की ही रहेगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर CPWD के अनुसार GI पाइप अर्थ इलेक्ट्रोड की लंबाई कितनी होती है। फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था कि 4 मीटर होती है, तो अपना याद रखना ये पाइप इलेक्ट्रोड जो पाइप अर्थिंग होता है इसकी लंबाई ये जो है ये 4 मीटर कर दी गई है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ CPWD क्या है, तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये केंद्र का एक विभाग है जिसके अनुसार ये सभी मानक जो है ये प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, तुल्यकालिक मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जा सकता है। कब कहा जा सकता है? जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसको सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में हम कब उपयोग में लाते हैं? जब इसके ऊपर किसी भी प्रकार का भार ना हो, ठीक है, भार ना हो और इसको ओवर एक्साइटिंग, ठीक है, ओवर एक्साइटिंग करके इसको उत्तेजित किया जाए, ठीक है। तो अति उत्तेजन पर इसको जब चलाया जाए और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भार ना हो तो इस सिंक्रोनस मोटर को ही हम सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना सिंक्रोनस जो मोटर होती है, ठीक है, सामान्य तुल्यकालिक मोटर जो होती है इसकी चाल 3000 RPM होती है, 3000 RPM, और ये मशीन जनरली 2 पोल की बनाई जाती है, पोलों की संख्या 2, और इसमें फ्रिक्वेंसी जो होती है ये 50 फ्रिक्वेंसी 50 HZ रखी जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ खतरा 440 वोल्ट की प्लेट से देती है, तो ये सावधानी का इन्फॉर्मेशन प्रदान करती है। खतरा प्लेट जो ऐसे करके यहाँ पर हड्डियाँ बनी रहती हैं दोस्तों, इस हिसाब से हड्डियाँ जो यहाँ पर बनी रहती हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक सर बना रहता है, तो ये डेंजर यहाँ लिखा रहता है, डेंजर, ठीक है। तो ये प्लेट किसका सूचक देती है? ये पीले रंग का इसका निचला स्तर होता है, या हम कहेंगे पीले रंग का धरातल, और ये ब्लैक से बना होता है। तो फ्रेंड्स याद रखना जो खतरा प्लेट जो होती है 440 वोल्ट की, ये सावधानी इन्फॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ फ्रेंड्स पावर फैक्टर की मिनिमम रेंज क्या है? तो दोस्तों याद रखना 0 से 1 के बीच में पावर फैक्टर होता है, तो मिनिमम रेंज 0 हो गई और मैक्सिमम रेंज इकाई हो गई, क्योंकि जब भी हम काश 90 का मान लेंगे तो ये आपका 0 आएगा, अगर हम काश 0 का वैल्यू लेंगे तो ये इकाई आ जाता है। तो पावर फैक्टर का मैक्सिमम रेंज 1 और मिनिमम रेंज 0 होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, किस ट्रांसफार्मर में तीसरा हार्मोनिक प्रभाव अधिकतम होता है? तो थर्ड हार्मोनिक प्रभाव की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम बताना चाहेंगे कि इस हिसाब का एक ट्रांसफार्मर होता है कुछ स्टार टाइप का, ठीक है, स्टार टाइप का एक ट्रांसफार्मर होता है। इस ट्रांसफार्मर में एक यहाँ पर एक क्लोज डेल्टा वाइंडिंग डाली जाती है, इस वाइंडिंग का नाम होता है टर्सरी वाइंडिंग। तो ये टर्सरी वाइंडिंग जो है एक क्लोज वाइंडिंग होती है, बंद डेल्टा कुंडलन होती है, ये किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में उपयोग में लाई जा रही है? तो फ्रेंड्स याद रखना ये जो होती है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में उपयोग में लाई जा रही है। इस साइड में आपका स्टार बना है और इधर भी आपका स्टार बना है, तो ये स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर में बंद कुंडलन उपयोग में लाई जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, किस एक ट्रांसफार्मर में अतिरिक्त क्लोज डेल्टा कुंडलन उपयोग में लाई जाती है? तो ये भी अपना याद रखना। और थर्ड हार्मोनिक जो प्रभाव है ये भी आपका स्टार ट्रांसफार्मर में होता है। इस थर्ड हार्मोनिक प्रभाव को रोकने के लिए यहाँ पर बंद डेल्टा कुंडलन का उपयोग किया जाता है, और ये बंद डेल्टा कुंडलन केवल किसमें स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर में ही उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, मोटे चालक की अपेक्षा पतले चालक में कोरोना हानि मैक्सिमम होती है। फ्रेंड्स याद रखना पतले चालक में कोरोना जो होता है वो मैक्सिमम होता है। कोरोना की दृष्टि क्या होती है? ये जामुनी रंग का, जिस प्रकार के ये आपके क्वेश्चन में कलर जो दिखाई दे रहा है इसी कलर के इसमें जामुनी रंग दिखाई देता है, और इसमें सीसी की ध्वनि भी उत्पन्न होती है। कैसी ध्वनि होती है? सीसी की ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके द्वारा ओजोन गैस की उत्पत्ति होती है। फ्रेंड्स कोरोना के कारण ओजोन गैस की उत्पत्ति होती है, ये कोरोना चालकों में होता है ट्रांसमिशन लाइन में, और ये 132 kV से ऊपर की लाइनों में ये उत्पन्न होता है हाई वोल्टेज के कारण। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन केबल का उपयोग किसमें किया जाता है? यह स्क्रीन केबल का उपयोग कितनी वोल्टेज तक किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना जो स्क्रीन केबल होती है इसका 33 से 66 तक उपयोग किया जाता है। जो स्क्रीन केबल होती है फ्रेंड्स ये H टाइप, SL टाइप और
एच एस एल टाइप, ये 3 प्रकार की स्क्रीन केबल होती है फ्रेंड्स, याद रखना। पूछा गया था एक बार कि एसएल केबल किस टाइप की केबल है, तो स्क्रीन केबल इसको कहा जाता है। ये 33 या 66 केवी की सप्लाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे कि हमारा किसी भी क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को निश्चित रूप से शेयर करिए। दोस्तों ये हमारी 50 क्वेश्चन की सीरीज हर साप्ताहिक आती है और इसका दिन रहता है मंडे, ठीक है। मंडे मिक्स स्पेशल में ये 50 क्वेश्चन की सीरीज आती है। इसके अलावा प्रतिदिन आपको 20 क्वेश्चन की यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो पर डे अपलोड किया जाता है। और इसके साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए आप, यूपीपीसीएल 2.0 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, एटीसी इलेक्ट्रिकल के नाम से भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर आपको जीके अपडेट, करंट अपडेट पर डे प्रतिदिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपको ये सभी के सभी जितना प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है, वीडियो है, पीडीएफ है, और जो आपको ये वीडियो बताया जा रहा है इस वीडियो का पीडीएफ है, सभी के सभी आपको निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों क्यों अपना पैसा बर्बाद करोगे और समय बर्बाद करोगे, उससे तो अच्छा आपको फ्री में ही मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इन सभी को फ्री में लूट लीजिए। हम आपको हमेशा या किसी भी क्वेश्चन की आपको अगर ज़रूरत है या कोई ट्रिक की आवश्यकता है तो मैं आपको ट्रिक भी प्रोवाइड करवाता हूँ। पर डे आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें एक ट्रिक निश्चित रूप से प्रदान की जाती है और उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन के साथ में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं, प्लस इनके पीछे जो क्वेश्चन बताए जाते हैं वो रहते हैं, और प्लस एक ट्रिक आपको प्रतिदिन बताई जाती है। फ्रेंड्स जिस दिन मिक्स सीरीज रहती है 50 क्वेश्चन की, इस दिन आपको ट्रिक नहीं बताई जाएगी, बाकी के प्रत्येक दिन आपको ट्रिक बताई जाएगी और इसके साथ साथ में प्रत्येक क्वेश्चन को ही विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। मंडे मिक्स में आपको सिंगल लाइन क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जबकि प्रत्येक दिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के करवाए जाते हैं। फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को निश्चित रूप से दबा दें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि केबल द्वारा विद्युत वितरण, यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। केबल के द्वारा जो विद्युत वितरण होता है ये आमतौर पर कितनी दूरी के लिए किया जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखना ये 10 किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है। अगर यहाँ पर ट्रांसमिशन किया जाए तो ये 60 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया जीएमआर का फुल फॉर्म किया है, तो जीएमआर का फुल फॉर्म होता है जियोमेट्रिकल मीन डिस्टेंस रेडियस। फ्रेंड्स इसको भी याद रखना, ये बहुत कई बार आ चुका है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कौन सी केबल विकिरण मुक्त होती है, ठीक है, तो रेडिएशन फ्री जिसमें किसी भी प्रकार का रेडिएशन नहीं होता है ये केबल होती है कोएक्सियल केबल। फ्रेंड्स याद रखना ये कोएक्सियल केबल जो केबल होती है जो हम घरों में लगाते हैं, केबल कनेक्शन वाला जिससे टीवी चलाई जाती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो डीटीएच लगाते हैं तो डीटीएच वाला जो केबल होता है उसको कोएक्सियल केबल कहा जाता है। फ्रेंड्स इसके अंदर एक जालीदार वायर होता है, इस हिसाब का जैसे कि गैस का जो पाइप होता है, गैस चूल्हे में जो लगाते हैं जालीदार पाइप होता है, इसके साथ साथ में एक अंदर बीच में भी एक वायर होता है, इसको कोएक्सियल केबल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, एक चूल्हित कोयला बॉयलर लगभग 80% का फ्लाई ऐश उत्पन्न करता है और 20% इसमें राख के रूप में उत्पन्न होती है। ये फ्लाई ऐश क्या है, तो दोस्तों एक प्रकार का धूल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि धुआं या कार्बन जलने के बाद जो दहन हो जाता है उसके बाद ये उत्पन्न होता है फ्लाई ऐश। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एचवीडीसी से हार्मोन को हटाने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे हार्मोन हो जाते हैं जिसको रिपल के नाम से भी जाना जाता है। इसको रिपल को हटाने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स ये फिल्टर इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर होते हैं, ये फिल्टर होते हैं पाई, टी और एल टाइप के, ठीक है। इन फिल्टरों को कैपेसिटर और इंडक्टर के माध्यम से निर्मित किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है अधिकतम भार पर स्थानांतरित विद्युत पावर की दक्षता कितनी होती है। जो मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम है इसके अनुसार जो हम कितनी इफिशियंसी हो जाएगी जब हम अधिकतम भार को ट्रांसफर करें, तो फ्रेंड्स याद रखना 1/2 फुल लोड पर या फिर 50% होता है ये। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एक उपयोगकर्ता के लिए किफायती पावर फैक्टर कितना है। ये आर.के. राजपूत की बुक का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। फ्रेंड्स यहाँ आर.के. राजपूत की बुक का ये लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 0.95 लैगिंग पावर फैक्टर उपभोक्ता के लिए सबसे अधिक किफायती होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को परिवर्तित किया जा सकता है। तो सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को कितना परिवर्तित किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर परिवर्तित किया जा सकता है कितना? लैगिंग से लीडिंग तक। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? एक लड़की का नाम है, याद रखेंगे लाली, ठीक है, लाली याद रखेंगे। यहाँ से आपको याद रहेगा ये लैगिंग हो गया और ये हो गया लीडिंग। तो एक सिंक्रोनस मोटर होता है, इसके पावर फैक्टर को कितने तक परिवर्तित किया जा सकता है? लैगिंग पावर फैक्टर से लीडिंग पावर फैक्टर के बीच। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, HVDC का भारत में मैक्सिमम कितनी वोल्टेज पर ट्रांसमिशन किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, ये पुलगुरु एक स्थान है, ठीक है, पुलगुरु तमिलनाडु की तरफ पड़ता है, ये पुलगुरु स्थान है, यहाँ पर ये ट्रांसमिशन चालू हुआ है। इसके पहले ये 400 केवी का ट्रांसमिशन किया जा रहा था प्लस माइनस डीसी के लिए, परंतु वर्तमान में 800 केवी का ट्रांसमिशन चालू हो गया है डीसी के लिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, HVDC में संप्रेषण के लिए न्यूनतम कंडक्टर की संख्या होती है 1। जिस HVDC में जिस प्रणाली में केवल एक चालक उपयोग में लाया जाता है उसको कहा जाता है फ्रेंड्स मोनोपोलर, ठीक है, मोनोपोलर लिंक कहा जाता है इसको, ठीक है। एक और दो और लिंक होती है, डीसी में 3 लिंक उपयोग में लाई जाती हैं, इसमें दूसरी लिंक होती है बाईपोलर, ठीक है फ्रेंड्स, बाईपोलर लिंक उपयोग में लाई जाती है। एक होती है होमोपोलर, ठीक है, होमोपोलर, इसको कहते हैं एकल कड़ी, इसको कहते हैं दोहरी कड़ी और इसको कहती है सम ध्रुवीय कड़ी, ठीक है, एक ध्रुवीय कड़ी, द्विध्रुवीय कड़ी और सम ध्रुवीय कड़ी। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो आपका मोनोपोलर होता है इसमें केवल एक चालक होता है और जो कि माइनस का होता है, जबकि बाईपोलर में 2 चालक उपयोग में लाए जाते हैं, दोनों में से एक प्लस का चालक और एक माइनस का चालक रखा जाता है। जबकि होमोपोलर में फ्रेंड्स इसमें भी चालक तो 2 ही होते हैं, परंतु ये समध्रुवीय कड़ी के नाते यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर दोनों के दोनों चालक जो हैं ये निगेटिव होते हैं और इसमें पॉजिटिव का कार्य जो है पृथ्वी के द्वारा करवाया जाता है, जबकि मोनोपोलर में भी पॉजिटिव वायर का कार्य जो है पृथ्वी के द्वारा ही करवाया जाता है। फ्रेंड्स HVDC में 3 प्रकार के लिंक होते हैं, मोनोपोलर, बाईपोलर और होमोपोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, उच्च वोल्टेज और कम करंट के डीसी जनरेटर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना ये बूस्टर के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का डीसी श्रेणी जनरेटर होता है, यहाँ पर लिखा है डीसी जनरेटर, ये डीसी श्रेणी जनरेटर होता है और ये बूस्टर कहलाता है। फ्रेंड्स बूस्टर नाम का ट्रांसफार्मर भी आता है जो कि एसी की ट्रांसमिशन लाइनों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बूस्टर फीडर के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रृंखला क्रम में इसको जोड़ लिया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 45, किस पावर फैक्टर के लिए रिकवरी वोल्टेज मैक्सिमम होती है? फ्रेंड्स याद रखना 0, इसका पावर फैक्टर का वैल्यू 0 होता है, इस पर रिकवरी वोल्टेज जो है मैक्सिमम होगी, इसका पावर फैक्टर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बुकोली रिले का उपयोग ट्रांसफार्मर में किस दोष को रोकने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना ट्रांसफार्मर के सभी प्रकार के आंतरिक दोषों को रोकने के लिए हम बुकोली रिले का उपयोग करते हैं। ये एक प्रकार का गैसीय रिले है फ्रेंड्स, गैस के द्वारा ये ऑपरेट होता है, जो ट्रांसफार्मर में जो गैसें उत्पन्न होती हैं उसके द्वारा ये प्रचालित होता है। एक बात और बताना चाहेंगे कि इस बुकोली रिले में एक जो स्विच उपयोग में लाया जाता है, ये एक प्रकार का लिक्विड स्विच होता है और इसमें पारा का उपयोग किया जाता है। पारा तरल धातु के रूप में इसमें कार्य करती है स्विच ऑन और ऑफ करने का। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, थर्मल रिले किस टाइप का रिले होता है? थर्मल रिले दोस्तों ओवरलोड रिले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, SVC स्टैटिक वार कंपनसेटर, ये एक प्रकार का आवृत्ति रूपांतरक होता है। तो फ्रेंड्स इसका उपयोग वोल्टेज रूपांतरक होता है, ये वोल्टेज को रूपांतरित करके ये मैनेज करता है और ये वेल्डिंग और आर्क भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, ट्राम कार को पावर सप्लाई करने के लिए ओवरहेड कंडक्टर की हाइट होनी चाहिए कितनी? तो ट्राम कार का मतलब होता है यहाँ विद्युत रेल, जब विद्युत का रेल का प्रचालन किया जाता है दोस्तों, ये पटरी होती है, तो पटरी से यहाँ पर जो चालक जाता है, इस चालक की ऊंचाई फ्रेंड्स, इस चालक की ऊंचाई यहाँ पटरी से 10 मीटर की रखी जाती है। तो इस बात को याद रखना फ्रेंड्स। और जो ये पोल होते हैं फ्रेंड्स, एक पोल से दूसरे पोल के बीच का स्पैन 50 मीटर रखा जाता है। तो याद रखना चालक की दूरी जो होती है ये 10 मीटर की होती है और पोल जो होते हैं वो 50 मीटर की दूरी पर होते हैं। फ्रेंड्स जो ये चालक होते हैं ये स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, ये ठोस चालक उपयोग में लाए जाते हैं और रेलवे प्रणाली में जो चालक उपयोग में लाए जाते हैं ये चालक कठोर कर्षित ताम्र से बने होते हैं। फ्रेंड्स इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
करंट का हुआ है मिनिमम वैल्यू, करंट का हुआ है मिनिमम वैल्यू जिस पर रिले प्रचालित हो जाता है, इसको पिकअप वैल्यू के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स कैसी रही हमारी आज की सीरीज? हमारे किसी भी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ हर प्रकार का आपको हमारा टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जीके, रीजनिंग सभी प्रकार के वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। हमारा वीडियो आज का कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। टेक्निकल का डर तो हम खत्म कर देंगे। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड्स।